Hello future nursing officer, welcome back to my channel. It's Idam Fatima, nursing officer at AIMS New Delhi, and I have cracked NORCET in first attempt without any coaching with all India rank 123. So मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको NORCET प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे NORCET प्रिपेयर करना है, देन यू आर थिंकिंग वेरी राइटली, वेरी करेक्टली, यू हैव टू स्टार्ट नाउ। देखो, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द NORCET प्रिपरेशन इज आइदर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ये तो है। बट लोग बोल तो देते हैं कि हमें NORCET प्रिपरेशन करना है, बट कैसे करना है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सो ये सब कुछ मैं आपको कवर करने वाली हूँ। ओके, सो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा NORCET के बारे में बता दूँ कि NORCET जो है वो हर साल 2 बार होता है, मतलब एवरी ईयर 2 टाइम्स हैपन NORCET। ठीक है, सो NORCET लाइक अप्रैल एंड सितंबर 2 बार होते हैं। सो NORCET जो है वो 2 स्टेज में होता है। जो NORCET का जो पेपर है ना, वो 2 स्टेज में होता है। लाइक प्री होता है पहले, देन मेंस होता है। सो प्री में अगर आप क्वालिफाई होते हो, प्री में ना हमें जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप प्री में क्वालिफाई कर लेते हो, सो आप मेंस के लिए आप अपीयर हो जाते हो, मेंस में आप एग्जाम दे सकते हो। एंड मेंस में बेसिकली हमें अच्छा रैंक लाना होता है। रैंक के अकॉर्डिंग फिर हमें जो भी हमें एम्स चाहिए, जो भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए, वो हमें मिलता है। ठीक है ना। सो जो प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो 80-20 आता है। मतलब कि 80 जो है वो हमारा नर्सिंग पार्ट से आता है, जो भी हम नर्सिंग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो आगे भी जो मैं बताऊंगी वो वहाँ से आता है। एंड 20 जो है वो नॉन नर्सिंग पार्ट से आता है। नॉन नर्सिंग पार्ट का मतलब है कि जो हमारा लाइक जीके, एप्टीट्यूड, इंग्लिश है ना, हमारा मैथ्स, ये सारा हमारा नॉन नर्सिंग पार्ट से आता है। एंड 80 हमारा नर्सिंग पार्ट से आता है। एंड मेंस में ना सारा का सारा ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम नर्सिंग पार्ट, यहाँ से कुछ भी नॉन नर्सिंग पार्ट से नहीं आता है। ठीक है ना। सो ये तो हमारा कुछ एग्जाम का वो हो गया। देन कमिंग टू द कि क्या सिलेबस है, कौन से बुक हमें रेफर करना चाहिए, एंड कैसे हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NORCET के बारे में तो सबको पता है, बट कैसे क्या करना है वो नहीं पता है। सो देखो, सबसे पहले वी हैव टू, हम कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करते हैं ना, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस कि भाई एग्जाम में सिलेबस क्या है, क्या क्या आता है ना। जब हमें यही पता नहीं होगा तो हम कैसे आगे सोच सकते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। सो सिलेबस में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारा नर्सिंग करिकुलम में जो भी हमारा सब्जेक्ट्स था, वही सारे सब्जेक्ट हमारे NORCET में भी आता है। सो दैट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, OBG, साइकियाट्रिक हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उसके अलावा थोड़ा सा लाइक एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, एंड न्यूट्रिशन। तो ये हमारा कुछ सब्जेक्ट्स हो गया। उसके अलावा नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च मैनेजमेंट, एंड कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है फॉर NORCET। ठीक है ना। देन कमिंग टू कि सिलेबस तो पता चल गया भाई, अब बुक कौन सा हमें रेफर करना है, कौन से बुक से हमें पढ़ना है। ठीक है। सो बुक जो है फॉर थ्योरी, मतलब थ्योरी कंप्लीट करने के लिए हमें जो भी सिलेबस है, जो भी हमारा थ्योरी है, उसका कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगा कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता है। सो फॉर थ्योरी आप कौन सी बुक ले सकते हो, यू कैन बाई NCLEX साउथ एशिया एडिशन। NCLEX जो है, देन कमिंग बहुत सारे लोगों का ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि कौन सा एडिशन लेना है, मेरे पास ये एडिशन है तो मुझे क्या लाइक लेटेस्ट एडिशन लेना है क्या। तो देखो, आपके पास जो भी एडिशन है ना, सब चलेगा, सारे एडिशन चल सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपके पास ओल्ड है, ओल्ड भी चलेगा, अगर न्यू है तो न्यू भी चलेगा। सो एनी एडिशन ऑफ NCLEX साउथ एशिया एडिशन, या अगर आप ये बुक नहीं ले सकते हो तो आप मिशन परिचारिका की बुक भी ले सकते हो। दोनों बुक आर बेस्ट फॉर थ्योरी एग्जाम फॉर NORCET। ठीक है ना। आइदर NCLEX साउथ एशिया एडिशन और मिशन परिचारिका। आई एम सेइंग अगेन, दोनों बुक लेने की जरूरत नहीं है, ओनली वन बुक, आइदर NCLEX साउथ एशिया एडिशन और मिशन परिचारिका। तो ये तो भैया थ्योरी के लिए हो गया, बट एग्जाम में थ्योरी थोड़ी ना आता है। अब तो हमने भाई अपना जो भी हमारा कॉलेज वाला लाइफ था वो खत्म होने वाला है। अब तो हमें एग्जाम में हमें MCQ देना होगा, MCQ होगा वहाँ पे ना। सो MCQ, हम एग्जाम में MCQ काइंड ऑफ जो पैटर्न होगा वो MCQ होगा। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम कैसे एग्जाम में कर पाएंगे। सो हमें MCQ प्रैक्टिस करना है। तो MCQ प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक मॉसबी की बुक होनी चाहिए। मॉसबी की क्यों होनी चाहिए, मॉसबी की तो होनी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ना हमारे जो NORCET है ना, NORCEट में ना प्रायोरिटी बेस्ड, कॉन्सेप्टुअल बेस्ड, ऐसे 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 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पर ना आपको मॉसबी होना ज़रूरी है, क्योंकि मॉसबी में ही ऐसे लाइक प्रायोरिटी टाइप का जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वहीं पे हो सकता है। सो मॉसबी आपके पास होना चाहिए। प्लस प्लस मॉसबी के साथ अब आपने MCQ तो प्रैक्टिस कर लिया, देन आपको कुछ PYQ भी प्रैक्टिस करना होना चाहिए।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कि किस तरीके का एमसीक्यू आ रखा है, क्योंकि उससे ना आपको एक आइडिया आएगा कि अच्छा इस तरीके का एमसीक्यू आता है, अच्छा ये वाला जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो इस वाले टॉपिक से एमसीक्यू बार बार आता है। सो आपको पीवाईक्यू करना भी ज़रूरी है। पीवाईक्यू के लिए एक बुक होना चाहिए। इसमें आप इधर आप टर्निंग पॉइंट का बुक ले सकते हो या फिर मिशन ओल्ड पेपर का बुक ले सकते हो, ठीक है ना। सो बुक में आपको कौन सी 3 बुक की ज़रूरत है, एक आपको थ्योरी की बुक के लिए, एक आपको एमसीक्यू के लिए और एक आपको पीवाईक्यू के लिए, ठीक है ना। ओनली 3 बुक। सो थ्योरी में आप एनक्लेक्स या फिर मिशन परिचारिका ले सकते हो, एमसीक्यू के लिए आपको मॉसबी ही लेना है एंड पीवाईक्यू के लिए आप टर्निंग पॉइंट या फिर मिशन ओल्ड पेपर की बुक ले सकते हो, ठीक है। देन 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 क्वेश्चन कम कि हमें सिलेबस पता चल गया, हमें बुक भी पता चल गया, अब प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है। हम 3rd ईयर में हैं, हम 4th ईयर में हैं, हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है, आए दिन एग्जाम होते रहते हैं, हमारी पोस्टिंग भी होती है, हमारी ड्यूटी भी होती है, नाइट ड्यूटी भी होती है, प्रिपरेशन कैसे करना है ना। सो देखो हाउ टू स्टार्ट। सो देखो सबसे पहले आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ना इज समथिंग कि हम हमेशा पढ़ते हैं, 1st ईयर में भी पढ़ते हैं, 2nd ईयर में भी पढ़ते हैं, 3rd ईयर में भी पढ़ते हैं एंड 4th ईयर में भी पढ़ते हैं इन द सेंस पढ़ते तो बेसिकली हम 1st ईयर में, बट यूज हमारा 2nd ईयर में भी होता है, 3rd ईयर में भी होता है, 4th ईयर में भी होता है। सो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमें थोड़ा सा ईजी भी लगता है, ठीक है ना। सो जब आप ईजी से स्टार्ट करोगे ना तो आपको एक मोटिवेशन आएगा कि ईजी वाला स्टार्ट किया, आपको अच्छे से सब कुछ होगा, उसका एमसीक्यू भी सॉल्व करोगे अच्छे से हो जाएगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, यस आई कैन डू, आई कैन क्रैक नॉर्सेट, है ना। सो ये इसलिए आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। सो स्टार्ट में आप लाइक नोट्स बना सकते हो एज योर विश, आप नोट्स बना सकते हो, अगर आप नोट्स लवर हो तो नोट्स बना सकते हो, या फिर आप सोचते हो कि भाई नोट्स कौन बनाएगा, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, मैं तो बुक में ही अंडरलाइन करूँगी, तो आप बुक में अंडरलाइन कर सकती हो। या फिर आप सोचोगे कि भाई बुक में अंडरलाइन जो है, या फिर मैं छोटा सा पेज पे कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक कोई भी डायग्राम हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, वो मैंने छोटा सा पेज पे लिख के जो भी टॉपिक है उसके ऊपर लगा दिया, है ना। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, लेट सपोज आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पढ़ रहे थे, वहाँ पे आपने छोटा सा नोट्स बनाया एक पेज का, वो उस पूरे पेज को पढ़ के जो भी लाइक की चीज़ें निकली, की जो भी की मटेरियल्स निकला वो लिखा आपने, उसके ऊपर पेस्ट कर लिया। एज योर विश, कैसे भी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, कुछ भी चिट पे लिख सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ना है, उसके बाद आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट करना है। क्यों फंडामेंटल, उसके बाद एमएसएन, क्योंकि 2nd एंड 3rd ईयर तक ऑलमोस्ट एमएसएन कंप्लीट हो जाता है। सो आपको एमएसएन स्टार्ट करना है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट करना है। एंड क्या है ना कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जब आप पढ़ोगे ना तो उसके साथ आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि हम कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं ना, लेट्स सपोज आप रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया तो सबसे पहले आप उसकी थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ोगे, उसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी पढ़ोगे, देन आप उसका डिसऑर्डर पढ़ोगे, मैनेजमेंट पढ़ोगे, उसकी मेडिसिन पढ़ोगे, है ना। सो जब आप एमएसएन पढ़ोगे ना तो इसके साथ आपका 3 चीज़ क्लियर होगा, आपका एनाटॉमी भी क्लियर होगा, आपका फिजियोलॉजी भी क्लियर होगा, आपका फार्मा भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप पीट्स पढ़ना है, देखो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ना, उसके बाद एमएसएन पढ़ना, उसके बाद पीट्स पढ़ना। पीट्स क्यों, एमएसएन के बाद पीट्स क्यों पढ़ना है भाई, क्योंकि पीट्स आपका 3rd ईयर में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ना हम जो भी डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं डेट इज रिलेटेड टू एडल्ट, एंड पीट्स में भी यही सारे डिसऑर्डर्स आएंगे, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। सो पीट्स में जैसे कि आप कंपेयर इजीली कर पाओगे, आपने एमएसएन में पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप पीट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो आप थोड़ा सा कंपेयर कर पाओगे, अच्छा कि एडल्ट में ये प्रॉब्लम होता है, इसका मैनेजमेंट ऐसे होता है, एंड पीट्स में ये प्रॉब्लम होता है, उसका मैनेजमेंट ऐसे होता है। तो ऐसे कंपेरिजन ईजी हो जाएगा, आपको याद करना ईजी हो जाएगा। इसलिए आपको पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ना है, देन आपको एमएसएन पढ़ना है, देन आपको पीट्स पढ़ना है। उसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हो, लाइक ओबीजी, सीएचएन, एनीथिंग, है ना, साइकेट्री, कुछ भी पढ़ सकते हो। सो देखो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि देखो मैंने ना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मैंने अपने ही चैनल पे ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, क्योंकि ये सारे जो सीएचएन ना बहुत बोरिंग होता है, लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि सीएचएन अगर आपने एनक्लेक्स से पढ़ रहे हो ना तो सीएचएन जो है वो एनक्लेक्स में सीएचएन नहीं होता है। सो बहुत डिफिकल्ट होता है कि सीएचएन कहाँ से पढ़े, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइक अपने एक्सपीरियंस को ईजी करने के लिए मैंने सीएचएन के सारे टॉपिक ही पढ़ा रखे हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी पढ़ा रखे हैं। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी कि मुझे लाइक फटाफट वाला पढ़ लूँ है किसी भी चैनल से, तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। आपको क्या करना है कि जो मेरा चैनल है ना वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में आप
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्च करोगे, उस पर क्लिक करोगे, सारा लेक्चर मिल जाएगा। आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पे क्लिक करोगे, उस पर आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद नॉन नर्सिंग पार्ट। तो देखो अभी आपको नॉन नर्सिंग पार्ट का टेंशन नहीं लेना है। नॉन नर्सिंग पार्ट में आपको लाइक एग्जाम से 3-4 महीने आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। उसके लिए लाइक मैं टेलीग्राम पे मैंने लाइक 5 से 6 पेजेस का PDF होता है, वो मैंने अपने टेलीग्राम पे सेंड कर देती हूँ, ठीक है। सो आप मेरा ये टेलीग्राम का लिंक है मेरा, ये आप ज्वाइन कर लो एंड वहाँ पे लाइक मैंने सेंड कर रखा है, ठीक है ना। सो 5 से 6 पेजेस का PDF होता है, लाइक कि नर्सिंग एजुकेशन का 5 से 6 पेजेस का है, नर्सिंग रिसर्च का 5 से 6 पेजेस का है। सो आप उसको पढ़ लेना है, प्लस आपको जस्ट ओनली MCQ सॉल्व करना है इसमें, इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना, इतना ज़्यादा MCQ नहीं आता इससे, ठीक है। मेनली आपको ये हमारा नर्सिंग वाला सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है, ठीक है ना। सो आपका जो मोटिव होना चाहिए दैट इज़ कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है एंड आपको जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, लेट सपोज आपने अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपने पढ़ा आपने पढ़ लिया वाइटल साइन, ठीक है ना। सो वाइटल साइन जब पढ़ोगे ना, सो वाइटल साइन पढ़ने के बाद आपको 15 से 20 MCQ सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ना आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको एक आइडिया भी होगा कि हाँ आपने टॉपिक जो भी पढ़ा वो आप जो भी कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई MCQ में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इसलिए आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उसके बाद आपको 15 से 20 MCQ सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर जब आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा उसके बाद आपको PYQ करते रहना है एंड एग्जाम से लाइक 3 to 4 महीने से पहले आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। अभी नहीं ज्वाइन करना है, एग्जाम से 3 से 4 महीने पहले आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है एंड PYQ पे फोकस करना है। तो देखो अगर आपने अभी से एग्जाम स्टार्ट किया ना, अगर आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया ना, तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि ना मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, मोर नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवाइज कर लोगे, तो आपको ना जो भी क्लिनिकल्स थिंग्स है, जो भी लाइक आपका कॉन्सेप्ट्स है, जो भी आपका जो भी चीज़ें हैं ना, उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उतने अच्छे से आप MCQ सॉल्व कर पाओगे और आपका जो एग्जाम स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस भी बहुत कम होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा चलो मैंने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ रखा है, तो अच्छे से हो जाएगा, तो स्ट्रेस भी कम होगा, ठीक है ना। सो आपको कंसिस्टेंट मोस्टली रहना है। देखो जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तो उस टाइम तो आप नहीं पढ़ पाओगे, बट अब जब जब आपका एग्जाम नहीं होगा ना, तो आपको डेली का लाइक 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जब आप लाइक फ्री हो, जैसे संडे वनडे को आप फ्री हो तो 3 से 4 घंटा टाइम निकालो। तो इस तरीके से आपको पढ़ते रहना है। डेली कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, एग्जाम टाइम छोड़ के बाकी डेली का सोचो कि मैं पढ़ना है। ड्यूटी करके थोड़ा सा आधा 1 घंटा पढ़ लिया कोई भी सब्जेक्ट है ना, तो थोड़ी मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, तो दैट खोना ही आराम, थोड़ा आराम खोना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जॉब, नॉट ओनली फॉर एग्जाम, है ना। आप ये सोचो कि आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए आपने एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ये वो फलाना ठिकाना, बट अब फाइनली अब आपको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, उसके लिए आपको काम करना है ना, उसके लिए आप मेहनत करें। सो आपको जी जान लगा के अच्छे से पढ़ना है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ड्रीम जॉब, ठीक है ना। सो बिलीव इन योर कैपेबिलिटी एंड गिव योर 100% एंड लेट्स क्रैक नॉर्सेट टुगेदर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट एंड अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।